हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त और बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे। बिहार शिक्षक भर्ती से लेकर के उत्तर प्रदेश के आरओ तक की तैयारी आप कर रहे होंगे। सामने पुलिस की वैकेंसी पड़ी हुई है, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है ये। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी 1784, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1833। तो देखिए एक एक करके हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे चार्टर एक्ट 1833 के विषय में जान लेते हैं हल्का सा, उसके बाद जो है 1813 के बारे में जान लेते हैं। जैसे पहले ये था, सबसे पहले ऊपर से जानना शुरू करते हैं भैया। तो ऊपर से पहले चूंकि क्रम एक साथ इनका है 1773 से लेकर के, तो बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंटियों का, जिसे पहले गवर्नर जैसे तीन प्रेसिडेंसी थी, एक थी बंगाल, एक बंगाल प्रेसिडेंसी थी, एक बम्बई थी, क्या थी? एक बंगाल, एक बम्बई और एक थी मद्रास, है ना। इन अलग अलग इनके गवर्नर होते थे, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इनके गवर्नर को अब क्या कहा जाने लगा? गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्या? गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और वो था, पहला व्यक्ति कौन था जो गवर्नर जनरल बना था? उसका नाम था वारेन हेस्टिंग। क्या था भैया? वारेन हेस्टिंग नाम था इनका, ठीक है। अब देखिए, अब इसी के तहत 1773 के तहत इन्होंने, ये पहला काम हो गया। अब इसी के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय की पहली दफा स्थापना हुई थी। फिर जैसे अभी आपसे पूछे वर्तमान का जो सर्वोच्च न्यायालय, उसकी स्थापना कब हुई? तो भैया उसकी स्थापना 28 जनवरी, जो वर्तमान का सर्वोच्च न्यायालय है, 28 जनवरी 1950 को हुई। तो ये वर्तमान का सर्वोच्च न्यायालय, क्या? वर्तमान का सर्वोच्च न्यायालय। बात क्लियर है? सर्वोच्च न्यायालय का पॉइंट क्लियर हो गया। फिर पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इसमें क्या था? राजनैतिक और व्यापारिक क्रियाकलाप जो है अलग अलग कर दिए गए, है ना। पहले क्या था? राजनीतिक और व्यापारिक क्रियाकलाप एक साथ थे, तो राजनीतिक और व्यापारिक ये दोनों जो क्रियाकलाप थे ये अलग अलग कर दिए गए, है ना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना करके। और यहीं से जो है, जैसे जब ये सारी चीजें हुई तो कंपनी के मामले में ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो गया। किसका हो गया? ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण। किस मामले में? तो कंपनी के मामले में ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण, ठीक है। ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो गया। बात क्लियर है? चलिए, अब चार्टर एक्ट 1813 के बारे में क्या चीजें हैं? तो इसमें ईसाई मिशनरियों को क्या किया गया मेरे भाई? ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की छूट दे दी गई। धर्म मतलब ये कह सकते हैं कि आप जाइए भारत में घूमिए, टहलिए, धर्म का प्रचार करिए और धर्म परिवर्तन भी कराइए। धर्म प्रचार की छूट दे दी गई, है ना, आज्ञा दे दी गई। और जो है कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, है ना, को समाप्त कर दिया गया। अब देखिए 1813 की बात थी। फिर 1833 में क्या हुआ? गवर्नर जनरल, जो अभी हम लोग यहाँ पढ़े थे कि पहले तीन प्रेसिडेंसी थी, इसका अलग अलग गवर्नर हुआ करता था, इसको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल बना दिया गया। लेकिन अब क्या हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया भैया ये। पहले क्या था? पहले केवल बंगाल को हुआ करता था, लेकिन अब पूरे भारत का बन गया। तो पहला व्यक्ति कौन था? तो विलियम बेंटिक। आप सोच रहे हो मैं लार्ड क्यों नहीं लगा रहा हूं? तो लार्ड लगाने जैसा इनमें कुछ था नहीं, इसलिए अब है भी नहीं, क्योंकि लार्ड तो हमारा एक ही है ना। यहाँ विलियम बेंटिक। तो भैया इनका बस इनका नाम जान लीजिए, बहुत है, बहुत ज्यादा इनके विषय में क्या लाड़ लगाया जाए। अब देखिए, जो अभी कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था 1813 के चार्टर एक्ट के तहत, अब लेकिन इसमें जो चीन के साथ चाय का व्यापार था उस पर इनको भी एकाधिकार प्राप्त था। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा संपूर्ण व्यापारिक एकाधिकार को, क्या? संपूर्ण व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। एकाधिकार समाप्त कर दिया गया।
बात क्लियर है। पहले क्या था, पहले जब इनको यहाँ पे 1813 के तहत इनका एक अधिकार समाप्त किया गया था, तो चीन के साथ जो चाय का इनका व्यापार था उसको कहा गया ठीक है आप इसको कंटिन्यू रख सकते हैं, आप इस पे कोई हम प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं। लेकिन 1837 को इनसे कहा गया कि आपका संपूर्ण व्यापारिक अधिकार हम समाप्त कर देते हैं। तो इतना बातें थी इसके विषय में। तो इसका राइट आंसर आपको पता ही है, इसका राइट आंसर अब हो जाएगा क्या, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ऐसे धीरे धीरे करके अगर आप किसी भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आप किसी भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, आप एक बार वीडियो देख लें और इसको नोट डाउन कर लें, आप 100% श्योर हूं मैं कि इससे बाहर प्रश्न आपका नहीं आएगा। आप श्रृंखला के साथ जुड़ जाइए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या भैया कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? बताओ भैया, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, यहाँ 1853 है मेरे दोस्त, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अब बताइए इसका जवाब दीजिए। अब आप जब तक जवाब देंगे तब तक थोड़ा सा हम लोग इसके विषय में जान लेते हैं कि है क्या। जिसे 1833 का चार्टर एक्ट हम लोग पढ़ चुके थे कि इसमें व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। पहले क्या था, पहले आप यही समझ लीजिए, व्यापारिक एक अधिकार समाप्त, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया पूर्ण रूप से, चीन के साथ भी है ना। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े अभी, उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया, जीजे बना दिया गया। उसके बाद 1853 में क्या था, जैसे अभी हम लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो सरकारी कर्मचारियों की जो नियुक्ति थी, मतलब कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन हुआ, जो हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो सिस्टम है ना मेरे भाई, ये आज से नहीं चल रहा है, ये 1853 से चल रहा है। 1853 का एक्ट था तो यहाँ से चल रहा है। और अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि अंतिम चार्टर एक्ट कौन सा था, तो भैया यही आपका अंतिम चार्टर था। क्या था? अंतिम चार्टर था। ठीक है, अब आ जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। इसमें क्या खास बातें थी, तो इसमें ये हुआ, जैसे आपको पता 1857 की क्रांति हो गई थी, तो जब 1857 की क्रांति हो गई तो 1858 में पहली बात ये हुआ कि जो गवर्नर जनरल का पद था, इसको समाप्त, गवर्नर जनरल समाप्त क्या कर दिया गया कि भैया अब कोई गवर्नर जनरल नहीं रहेगा। अब इसके स्थान पे क्या आएगा? वायसराय आएगा। क्या आएगा? वायसराय। कौन होगा? वो होगा ब्रिटिश सरकार का एक आदमी कोई होगा। किसका? ब्रिटिश सरकार का कोई एक आदमी होगा, है ना। अब देखिए क्योंकि यहां से जब 1857 की क्रांति हो गई तो 1858 में जो भी कंपनी के एक अधिकार थे, जो भी कंपनी के शासन थे, उसको छीन लिया गया और ये ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। किसके अधीन? ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया कि भैया अब बहुत आप लोग संभाल लिए, आपसे संभल नहीं रहा है। लग रहा है कि जब ये इस प्रकार की क्रांति हो गई है, आप एकदम बिल्कुल बर्बादी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, तो ब्रिटिश राज ने इसको अपने हाथ में लिया और उसके बाद सीधे ब्रिटिश राज वर्सेस इंडिया के जो क्रांतिकारी वीर थे उनसे लड़ाई हुई, जिसमें हालांकि सफलता नहीं मिली, लेकिन क्रांति का एक जो ज्वालामुखी था वो तो फूट ही चुका था, जिसका परिणाम था कि भारत 1947 में आजाद हुआ। ठीक है, अब 1861 का जो काउंसिल एक्ट था, इसका मतलब क्या था? इसमें जो है सर्वप्रथम भारतीयों को शासन में भागीदार, तो इसमें भारतीयों को शासन में भागीदारी दी गई। भारतीयों को, ये लॉलीपॉप था, भारतीयों को शासन में भागीदारी। अब शासन में भागीदारी का मतलब ये था कि भैया अब ऐसा नहीं कि बहुत उच्च पद पर ये जाएंगे, निम्न पदों पर इनकी नियुक्ति होने लगी, है ना। अब अलग बात है कि इसमें लॉलीपॉप टाइप का दे दिया कि जैसे अभी हम लोगों को होता है ना चुनाव में, तो चुनाव में हम लोगों को दे दिया जाता है कि भैया आप ये चुनाव से पहले ये रेवड़ी ले लीजिए, तो हम लोग खुश हो जाते हैं। वैसी प्रकार का काउंसिल एक्ट आया 1858 के बाद और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप क्रांति की मत लाइए, क्रांतिकारी मत बनिए, हम आपको जो है ब्रिटिश शासन में भागीदार बना देंगे। लोग खुश हो गए। अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो धड़ा था वो दो पार्टियों में बट गया। और क्या काम हुआ?
और ये हुआ कि वायसराय अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या कर सकता है? वायसराय अध्यादेश जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है ना। पूछा जाता है एग्जाम में, यूपी पुलिस के एग्जाम में आया है, बिहार एसआई के एग्जाम में आ चुका है कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब मिली? तो भैया ये 1861 में मिली। 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा, जिसमें भारतीयों को शासन में, ब्रिटिश शासन में भागीदार बना दिया गया था। तो भैया अगर पूछा जाए कि प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना जो संभव हो पाया था, तो वो आपका इसमें आप देख रहे हैं 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा तो भारतीयों को शासन में भागीदारी मिल गई। बात क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या भैया? निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय, क्या संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, है ना? अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े हैं, अभी संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। बताओ भैया, ऑप्शन नंबर ए 1861 और ऑप्शन नंबर बी 1909, ऑप्शन नंबर सी 1919, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ भैया, संघीय न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? आइए तब तक हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे अभी 1861 के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे, है ना। 1861 के बारे में हम लोग पूरी जानकारी भी ले चुके हैं कि साहब इसमें जो भारतीयों को शासन में हिस्सेदारी दे दी गई और जो है वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई। क्या? अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई थी। ये 1861 में था, 1909 आ गया था। अब इसमें आप 1909 इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से और इस संविधान के दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण। जैसे अब मार्ले मिंटो एक्ट आया था। क्या था? मार्ले मिंटो एक्ट आया था, है ना। मार्ले मिंटो एक्ट आया था। कब आया था भैया? तो ये 1909 अधिनियम के। मार्ले क्या था? मार्ले भारत का उस टाइम सचिव था और मिंटो कौन थे? ये सचिव था। क्या था? ये सचिव। और ये क्या थे? ये वायसराय थे। बात क्लियर है? अब जो ये वायसराय थे, यही से जो है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, क्या? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली शुरुआत हुई थी। अब इसमें मुसलमानों को अलग से, किसके लिए? स्पेशल फॉर मुसलमानों को अलग से निर्वाचन में छूट दे दी गई थी, है ना। और कभी कभी आता है कि वायसराय कार्यकारिणी में सम्मिलित होने वाले पहले भारतीय, तो वायसराय कार्यकारिणी से एसपी सिन्हा थे। कौन थे? एसपी सिन्हा। मैं जितना लिखवा रहा हूँ, एक प्रश्न में करीब आपको 7 से 8 या 10 प्रश्न करीब मिल जाएगा, 12 प्रश्न मिल जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे बाहर तो नहीं जाना कुछ। हमने इस पर काम किया, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ। भारत सरकार अधिनियम 1919 भैया ये भी आ गया है। तो इसको क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड बोलते हैं इसको, है ना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। अब इसमें क्या हुआ था मेरे भाई? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो था, इसमें पहली बार जो है सिखों के लिए, देखो अगर कभी पूछा जाता है कि सिखों के लिए क्या होता है ना। सिखों के लिए, ईसाइयों और यूरोपियों के लिए, किसके लिए? यूरोपियों के लिए अलग से जैसे छूट दी गई थी 1909 में मुसलमानों को, वैसे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली यहाँ पे भी है और सिखों, ईसाइयों और यूरोपियों को भी निर्वाचन में छूट दे दी गई सांप्रदायिक आधार पर, है ना। निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। अब इसमें तो सिख और मुसलमान ये सारे के सारे जो है खुश हो गए, लॉलीपॉप दे दिया गया इनको। अब उसके बाद और क्या हुआ? पूछा जाता है प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली। क्या? प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली, विधानसभा विधान परिषद जो आप देख रहे हैं, द्वैध शासन प्रणाली, ये पहली दफा 1919 के अधिनियम के द्वारा लाई गई। बात क्लियर है? और महिलाओं के, जिससे जो महिलाएं होती थी उनको, महिलाओं को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए दे दिया गया कि भाई आप जो महिलाएं हो वो भी मत का अपना प्रयोग कर सकती हैं। और पहली दफा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, क्या? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई। अब बताइए, आप कोई सा भी एग्जाम उठा लीजिए,
कोई सा भी एग्जाम उठा लीजिए आप, और अगर एग्जाम में ये प्रश्न आता है भारत सरकार अधिनियम 1919, तो आपको प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली, महिलाओं के मताधिकार संबंधित, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाना और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का आना, जिसमें सिखों, ईसाइयों और यूरोपियों को अलग से उनके निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया था, सारी चीजें इसमें लिखी गई थी। तो अगर इसमें आप देखें निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो मेरे भाई ये उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। आंसर क्या होगा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला क्या मेरे भाई? निर्वाचित अगला क्या है? देखिए, आप जब पढ़ रहे हैं तो अपने पूरा तन मन से पढ़िए ना। निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो भैया साइमन कमीशन के द्वारा हुआ था, भारत शासन अधिनियम के द्वारा हुआ था, या क्रिप्स मिशन के द्वारा, या कैबिनेट मिशन के द्वारा? तो आपको पता है सब, एक एक बारे में जान लेते हैं। ये संविधान का निर्माण करने के संविधान सभा की बात हो रही है, तो संविधान सभा भी धीरे धीरे हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन एक एक करके हमने 2-3 प्रश्न लिए इस पे, और संविधान सभा इसमें खत्म कर दी जाएगी। साइमन कमीशन कब आया था? तो ये 1927 में इसका गठन हुआ था। 1927 गठन, 1928 में भारत आया। हम अभी इतिहास में हम लोग पढ़ चुके हैं, भारत आया और इसका विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, उनके ऊपर लाठियों से प्रहार किया गया अंग्रेजों के द्वारा, और वो जब वो देश के लिए शहीद हो गए तो उन्होंने मरते वक्त कहा था, शहीद जब वो हुए उसके पहले उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर ब्रिटिश सरकार की एक एक लाठी उनके शासन सत्ता में ताबूत की कील साबित होगी और उनके पतन का कारण बनेगी। तो जाहिर सी बात तो वो हुआ। फिर अगर भारत शासन अधिनियम 1935 के विषय में, ये बड़ा महत्वपूर्ण है 1935 वाला, है ना, इसमें बहुत सारे, मतलब ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान, जो भारतीय संविधान हमारा है, क्या है? भारतीय संविधान का कुछ परसेंट, लगभग 30% ये कवर करता है। कैसे कवर करता है? देखिए, अब जैसे 1935 की बात करें तो केंद्र में, जैसे अभी हम लोग 1919 पढ़े थे, तो उसमें प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली था। यहाँ पे क्या हुआ? केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली अपनाई गई। अगर प्रांत में पूछेगा तो 1919, और केंद्र में पूछेगा तो आपका 1935। बात क्लियर है? अगली बात क्या थी? प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना, है ना। जो आप स्वायत्त शासन की स्थापना, केंद्र व प्रांत में शक्तियों का विभाजन, केंद्र व प्रांत में शक्तियों का विभाजन किया गया। किसका? शक्तियों। अब शक्तियों से क्या मतलब? शक्तियों का विभाजन किया गया, शक्तियों का विभाजन। अभी शक्तियों का विभाजन भैया मतलब ये कि संघ सूची, जो भी हम लोग देख रहे हैं, संघ सूची, राज्य सूची, राज्य और समवर्ती, ये सारे के सारे जो है, या इसी को समवर्ती, कोई जैसे ये राज्य को प्रांतीय कह देते, है ना, तो ये समवर्ती, ये सूची का अस्तित्व तो इसी में आ गया था। और तो भले हम वो अलग बात कहें कि अभी वर्तमान की जो हमारी सूची है, इसकी भाषा कहाँ से, सारी चीजें पूछी जाती हैं आपसे, समवर्ती सूची की भाषा कहाँ से, तो अलग बात है, लेकिन यहीं से इसका उत्पादन हुआ था, है ना। दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना हो गई थी, दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के द्वारा हो गई थी, ठीक है। अब देखिए, क्रिप्स मिशन आपको पता है, ये आया 1942 में। कब आया? 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। गांधी जी ने इसे ही क्या कहा था? उत्तर दिनांकित चेक। क्या कहा था? उत्तर दिनांकित चेक कहा था। ये आया इसलिए था 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। इसने कहा हमारा सहयोग दीजिए, हमारा सहयोग करिए आप, और हम आपको क्या करेंगे? आज़ादी दे देंगे। क्योंकि 1914 से 18 तक जो प्रथम विश्व युद्ध चला था, उसमें भी कुछ इसी प्रकार की बातें हुई थी, जिसमें गांधी जी ने सेना में भर्ती होने के लिए लोगों को कहा था कि आप सभी लोग सेना में भर्ती होइए। इसके लिए गांधी जी को अंग्रेजों का सर्जेंट तक कहा गया। लेकिन इस बार जब गांधी जी से यह प्रस्ताव रखा गया तो गांधी जी ने क्या कहा? ये उत्तर दिनांकित चेक है, जिसको हमें आज देने से कोई तात्पर्य, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। बात क्लियर है? तो क्रिप्स मिशन आया और इसने कई प्रस्ताव दिए थे, है ना। जैसे इसने प्रस्ताव यही जो आप अभी देख रहे हैं, संविधान के निर्माण करने का प्रस्ताव, ये आप लोग संविधान का निर्माण करिए, हम आपको एक निर्माण करना चाहिए, हम आपको जो है आज़ादी दे देंगे, लेकिन कैसे करना चाहिए ये सारी चीजें कोई नहीं बताया। ये कौन बताया भैया? तो ये बताया कैबिनेट मिशन। क्या बताया? कैबिनेट मिशन जब आया तो इसने कहा, जैसे अब ये आया तो इसने जो है कहा कि साहब आप लोग अपना एक बना लीजिए,
जैसे जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जो होती है इसमें आप बना लीजिए। तो इसमें अगर कभी आपसे जैसे भी आगे प्रश्न आएगा कि संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव इन्होंने दिया, और लेकिन जो सूत्र संविधान निर्माण का जो सूत्र दिया वो कैबिनेट मिशन ने दिया। सूत्र क्या था भैया? प्रांतों का प्रतिनिधित्व, जो प्रांतों का प्रतिनिधित्व हो, क्या हो? प्रांतों का प्रतिनिधित्व, प्रांतों का जो प्रतिनिधित्व हो वो किस आधार पर हो? जनसंख्या के आधार पर हो। किस आधार पर हो? जनसंख्या के आधार पर हो। और जनसंख्या कितनी हो भैया? जनसंख्या हो 10 लाख, मतलब 10 लाख लोग एक लोगों को चुने तो वो प्रांतों का उस जगह का प्रतिनिधित्व करें। ठीक है, अब देखिए ये तो 1946, आपको पता है ये 1946 में आया था, है ना, ये 1946 में आया था। ये कह सकते हैं कि यहीं से अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, अब इसे पूछा जाए भाई प्रांतों का प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए, किस आधार पे? तो जनसंख्या का, जनसंख्या कितनी हो तो 10 लाख हो। और उनका निर्वाचन कैसे किया जाए? तो भैया इनका निर्वाचन कैसे हो? अप्रत्यक्ष रूप से हो। क्या? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा हो, है ना, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा हो। अब ये नहीं कि ऐसे सामने जो हम वोट देंगे नहीं देंगे, इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। पता लगा हम आपके समर्थक हैं, आपके विरोध में वोट देना चाह रहे हैं, अब प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू हो तो हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। बात क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला क्या भैया? भारत के लिए संविधान की रचना है संविधान सभा। संविधान सभा का विचार एवं सर्वप्रथम कौन प्रस्तुत किया था? तो भैया ऑप्शन ए स्वराज पार्टी, ऑप्शन बी कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग, ऑप्शन डी सर्वदलीय सम्मेलन। तो भैया ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन ए स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो इलाहाबाद में हुई थी। इलाहाबाद, मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी, है ना, इलाहाबाद में की थी। ये कांग्रेस का कह सकते हैं, कांग्रेस के खिलाफ में पार्टी लाई गई थी। कांग्रेस के कुछ विचारों से असहमत थे, इसलिए इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की और ऑप्शन ए इसमें सही है। इन्होंने क्या कहा था? जैसे अभी अगर आपसे पूछे, जैसे संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव जो दिया था, जैसे मांग तो प्रस्ताव दिया था क्रिप्स मिशन, क्या है? प्रस्ताव दिया था क्रिप्स मिशन ने। फिर उसके बाद जो उसका विस्तार हुआ और जो तरीका बताया कैसे बनाना है वो बनाया कैबिनेट मिशन ने। तरीका जो बताया वो कैबिनेट मिशन ने बताया, है ना। लेकिन अगर सबसे पहली बार जो मांग पूछी गई तो ये स्वराज पार्टी, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे। भारतीय संविधान सभा का स्थापना की गई थी भैया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है 10 जून 1946, है ना। ऑप्शन नंबर ए है 10 जून 1946 को। ऑप्शन नंबर बी है 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर डी 9 दिसंबर 1946। अब देखो भैया, अब आ गए संविधान सभा पे, तो संविधान सभा पे इसका पोस्टमार्टम कर देते हैं, है ना। संविधान सभा जब बात आई गई है तो अब इसको आते हैं, देखिए कैसे करेंगे भैया। संविधान सभा की स्थापना, जाहिर सी बात है अगर आपसे पूछा जाए, सॉरी भाई एक मिनट, हाँ, स्थापना, अगर हम आपसे स्थापना पूछें तो ये है 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को उनकी स्थापना हुई थी, है ना। अब देखिए पूछा जाए प्रथम बैठक, तो स्थापना के टाइम प्रथम बैठक हुई थी, प्रथम बैठक या अधिवेशन हुआ था, प्रथम बैठक हुई थी। अध्यक्षता कौन किया था? अध्यक्ष कौन थे उस वक्त? तो अध्यक्ष थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा जी। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा जी क्या थे? अध्यक्ष थे। बात क्लियर है? अब देखिए जब ये अध्यक्ष थे, अब उसके बाद जो दूसरी अस्थाई अध्यक्ष अगर आपसे पूछे, क्या अस्थाई अध्यक्ष, भैया अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। बात क्लियर है? और ये बने कब? तो ये बने अस्थाई अध्यक्ष, ये कब बने? 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 1946 को, 1946 को। अब इतनी नहीं, अब देखिए 13 दिसंबर को जेएल नेहरू जो है उद्देश्य प्रस्ताव लाते हैं,
क्या लाते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव लाते हैं, जो बाद में संविधान की उद्देशिका बना। 13 दिसंबर 1946 नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लाते हैं। पास कब होता है, पास होता है 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को पास होता है कि साहब हाँ ठीक है, इसको जो है हम पास कर दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें हुई। अब फिर पूछा जाता है संविधान सभा की जो है अंतिम बैठक कब हुई थी, मतलब अधिवेशन, जैसे अधिवेशन कितने हुए थे, तो अधिवेशन अगर आपसे पूछे कितने अधिवेशन हुए, तो अधिवेशन हुए थे 12। 12वां अधिवेशन कब हुआ था, तो भैया यही 24 जनवरी 1950 को हुआ था। और 24 जनवरी 1950 को ही कौन चुना गया था, राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। और संविधान सभा में कितना टाइम लगाया था, संविधान बनाने में समय, क्या संविधान बनाने में समय जो लगा था वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, ये इतना समय लगा था। ये इतने प्रश्न आ गए आपके, है ना। अब इससे बाहर संविधान से कुछ आना नहीं है। बाकी और सारी चीजें हैं, जैसे ये इतना सारी पहला अधिवेशन, तो अब उसमें जो अधिवेशन हुई, तो अब अगला जब अगली शिफ्ट आएगी उसमें हम आपको 3 अधिवेशन बता देंगे, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। बस आप जुड़ करके पढ़ने का एक प्रयास शुरू करिए। तो इसका संविधान सभा का स्थापना आपको जवाब मिल गया होगा, कब हुई थी भैया, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। चलिए अगला लेते हैं 7वां नंबर। 7वां नंबर क्या भैया, BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो बताओ भैया 4 थे, 5 थे, 6 थे या 7 थे। अब देखो भैया आपको पता है भीमराव अंबेडकर, BR अम्बेडकर जो थे ये क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अच्छा अगर आपसे पूछ ले कि ये प्रारूप समिति जो है, जो प्रारूप समिति है, इसका गठन कब हुआ था, अगर आपसे गठन पूछ ले तो क्या करेंगे आप, इसका गठन हुआ था भैया 29 अगस्त 1946 को। बात क्लियर है, 29 अगस्त 29 अगस्त 1947 को हुआ था, है ना। अगर आप BR अम्बेडकर के विषय में, BR अम्बेडकर के थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ये क्या थे। अब देखिए अगर हम इसकी बात करें, प्रारूप समिति की बात करें, तो हम इसके सदस्यों के बारे में जान लेते कौन कौन सदस्य थे इसके। तो गोपाल स्वामी अयंगर, समझ लीजिए गोपाल। अगर आपको ये लग रहा है कि ये सब सारी चीजें नहीं पूछेंगे एग्जाम में, तो मेरे भाई पूछा जाता है इनमें से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, तो गोपाल स्वामी अयंगर आप याद करिए, गोपाल स्वामी अयंगर। कृष्णा स्वामी अय्यर, क्या कृष्णा, इतना बढ़िया बढ़िया नाम, कृष्णा स्वामी अय्यर, है ना, कृष्णा स्वामी अय्यर। KM मुंशी, KM समझिएगा, KM मुंशी। मोहम्मद सादुल्ला थे। उसके बाद BL मित्र, ये BL मित्र, ये इनका देहांत हो गया था, तो इनके स्थान पे आ गए थे N माधव राव, इनके स्थान पे आए थे N माधव राव, ये इनके स्थान पे आ गए थे। उसके बाद आता है DP खेतान, क्या DP खेतान, इनका भी देहांत हो गया था, तो इनके स्थान पे आए थे टी कृष्णमाचारी, ये इनके स्थान पे आए थे। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 सदस्य कितने थे भैया, पूछा है किसने, कितने सदस्य थे, तो मेरे दोस्त मेरे भाई सदस्य कितने थे, 6 थे। अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष को लेकर 7 सदस्य, 7 लोग थे इसमें, लेकिन अन्य सदस्य पूछा है कितने अन्य सदस्य थे। अगर पूछे कुल सदस्य कितने तो भैया हो जाएंगे 7, लेकिन पूछे अन्य सदस्य कितने तो भैया हो जाएंगे 6, क्योंकि BR अम्बेडकर क्या थे, BR अम्बेडकर जो है ये इसके अध्यक्ष थे। बात क्लियर है। अब आइए BR अम्बेडकर से थोड़ा जान लेते हैं। इनका जन्म जो है ये 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। 14 अप्रैल 1891 कहाँ हुआ था पूछा गया है, तो ये महू मध्य प्रदेश, कहाँ हुआ था, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, पूछा जाता है इनका निर्वाचन कहाँ से हुआ था, तो इनका निर्वाचन पहली दफा जो है ये अविभाजित अविभाजित भारत के बंगाल,
अविभाजित भारत के बंगाल से हुआ था, जब विभाजन नहीं हुआ था, है ना। अब विभाजन के बाद क्या हुआ, विभाजन के बाद इनका निर्वाचन कहाँ हुआ, बम्बई प्रेसिडेंसी, क्या बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। मतलब अगर आपसे पूछे अविभाजित भारत कौन था, तो बंगाल से हुआ था, और अगर विभाजन के बाद पूछे तो बम्बई प्रेसिडेंसी। बात क्लियर है। तो इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला लेते हैं। अगला क्या भी है, तो अगला जो है आपका भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। कहाँ से लिया गया मालिक, फ्रांस के संविधान से, इंग्लैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, या यूएसए के संविधान से। देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत सारे एग्जाम में आता भी है। तो अगर हम देखें पहले फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है ना, तो भैया अगर फ्रांस के संविधान की बात करें तो गणतंत्रात्मक नहीं, हम लोग पढ़ते हैं गणतंत्रात्मक राज्य, तो गणतंत्रात्मक शब्द लिया गया है। फिर हमने बताया था 1789 की जो क्रांति हुई थी तो उसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये भाई साहब यहीं से लिया गया था। हम आपको बता चुके हैं, इतिहास जब पढ़ा रहे थे आपको हम। उसके बाद देखिए आइए इंग्लैंड के संविधान से क्या लिया गया भैया, तो इंग्लैंड से बहुत सारी चीजें ली गई हैं। देख लेते हैं क्या क्या। संसद जैसे एक पहले सबसे ज्यादा पूछा था एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो कहाँ से है, वहीं से है। एकल नागरिकता मतलब क्या, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो भारत के ही रहेंगे। अगर आपने जैसे दूसरे देश की नागरिकता ली तैसे ही आपकी नागरिकता क्या होती है, खत्म हो जाती है। बात क्लियर है। उसके बाद देख लीजिए विधि निर्माण प्रक्रिया क्या है, विधि निर्माण प्रक्रिया जो विधि कैसे बनानी है, विधि निर्माण प्रक्रिया है ना, विधि निर्माण प्रक्रिया। विधि का शासन, अगर आपसे पूछे विधि का शासन तो विधि का शासन भी यहीं से है, विधि का शासन भी यहीं से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो है अगर आपसे फिर पूछे संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से है, तो यहीं से है संसदीय विशेषाधिकार। ये सारे के सारे प्रश्न आए हैं इसलिए मैं इसको लिखवा रहा हूँ मेरे भाई, संसदीय विशेषाधिकार, है ना। उसके बाद आप जैसे मंत्रिमंडलीय जो प्रणाली चल रही है, कौन सी, मंडलीय प्रणाली, ये भी कहाँ से है, तो ये भी ब्रिटेन से है। अब आ जाते हैं कनाडा पे, तो भैया अवशिष्ट, जैसे अब इसमें आ गया, तो भैया यहाँ पे सबसे बड़ी बात संघात्मक, जैसे संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। जो कनाडा संघात्मक विशेषताएं, जो भारत राज्यों को संघात्मक विशेषताएं, बात क्लियर है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी, जैसे पूछा था ना अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होंगी, तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होंगी, केंद्र के पास होंगी। बात क्लियर है। अगला क्या है, संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, संघ राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, ये भी चीजें हैं, संघ राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, ठीक है। और उसके बाद जो है राज्यपाल की नियुक्ति पूछा था, कौन करता है, तो भैया राज्यपाल की नियुक्ति ये संघीय व्यवस्था का एक प्रकार है, ये भी। तो संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी, संघ राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, राज्यपाल की नियुक्ति, ये सारे कहाँ के, वहां से कनाडा से लिए गए। अब अगर यूएसए के आते पूछा गया है उद्देशिका से तात्पर्य प्रस्तावना, प्रियम्बल, प्रस्तावना, है ना, प्रियम्बल इसको बोलते हैं। इसका विचार कहाँ से लिया गया था मेरे भाई, तो सबसे पहले यहीं से लिया गया था, यूएसए के संविधान से। और क्या लिया गया था इसे, और देख लीजिए मौलिक अधिकार, क्या मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए थे, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, यूएसए से लिए गए थे, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनराविलोकन, ठीक है। उसके बाद जैसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है। फिर यहाँ पे संविधान सबसे सर्वोच्च है, ये कौन बताता है, तो भैया ये बताता है आपका यूएसए का संविधान की सर्वोच्चता ये हो गई। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी, यूएसए के संविधान से उद्देशिका का विचार लिया गया था। बात क्लियर है। अब उद्देशिका का विचार लिया गया था। अब अगर आपसे ये पूछ ले कि भैया उद्देशिका की भाषा कहाँ की है, जैसे अगर यहाँ पे आप आए हैं, प्रस्तावना की भाषा
विचार तो आपने जान लिया। भाषा कहाँ की है मेरे भाई? तो भाषा आपकी क्या, ऑस्ट्रेलिया की है। विचार कहाँ का है? यूएसए का है। भाषा कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है। और समवर्ती सूची की जो अवधारणा है, किसकी? समवर्ती सूची की अवधारणा, ये भी कहाँ से है? ये भी आपके ऑस्ट्रेलिया से ली गई। बात क्लियर है? चलिए, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, 9वां नंबर। ये अभी कुछ देर पहले डिस्कस हुआ है, अभी जस्ट पीछे। भारत में न्यायिक पुनर्परीक्षण जुडिशियल रिव्यू के संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो पहला है दक्षिण अफ्रीका, दूसरा है जर्मनी, तीसरा जापान, चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका। बताओ भैया इसका क्या जवाब होगा? जैसे दक्षिण अफ्रीका अगर आपसे पूछे तो भाई दक्षिण अफ्रीका आया है, तो यहाँ पे क्या है? तो भैया आप जानते हैं जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 है ना, मतलब क्या? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, क्या? संविधान संशोधन प्रक्रिया। और क्या है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये कहाँ से लिया गया भैया? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन यहाँ से है। लेकिन अगर राज्यसभा के सदस्यों का हम ये कहें कि जो है राज्यसभा के सदस्यों को कला साहित्य विज्ञान व समाज सेवा क्षेत्र में जो ख्यात प्राप्त मनोनयन है, वो मनोनयन आयरलैंड से है। कहाँ से है? मनोनयन जो है ये आयरलैंड से है। कहाँ से है? आयरलैंड से। अगर पूछा जाए राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से बताएंगे आप। लेकिन अगर मनोनयन आपसे पूछ लेगा तो क्या बताएंगे भैया? आयरलैंड बताएंगे। बात क्लियर है? अब आते हैं जर्मनी पे। जर्मनी से जो आपातकाल के बारे में जो है ये आप जर्मनी से लिए हैं। कहाँ से? जर्मनी से लिए हैं। और भैया जापान आया है, तो जापान अनुच्छेद 21 पढ़ा आपने? अनुच्छेद 21, तो अनुच्छेद 21 में एक चीज पढ़े होंगे, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो भैया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से है? जापान से है। अब फिर आ गया संयुक्त राज्य अमेरिका। तो भैया संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रस्तावना, पहले आप जान लीजिए क्या है? प्रस्तावना है ना। प्रस्तावना का विचार यहीं से लिया गया, यहीं से आपका मौलिक अधिकार लिया गया है ना। मौलिक अधिकार लिया गया, न्यायिक पुनर्विलोकन तो है ही है। फिर यहाँ से संविधान की सर्वोच्चता, क्या? संविधान की सब एकदम रट डालिए, संविधान की सर्वोच्चता। फिर यहीं से न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सारी चीजें यहीं से ली गई हैं, है ना। उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों का जो मनोनयन है या उनका जो हटाने की प्रक्रिया है, ये सब यहीं से है। फिर वित्तीय आपात की बात करते हैं। जैसे अभी आपात की बात हुई थी तो जर्मनी से लेगा, लेकिन वित्तीय आपात जो है, हालांकि भारत में अभी लगा नहीं, 360 में है ये वर्णित। कहाँ पे है? 360 में वित्तीय आपात है। ये कहाँ से लिया गया? तो भैया ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो भैया जुडिशियल रिव्यू कहाँ का है? संयुक्त राज्य अमेरिका का है। चलिए अगला लेते हैं। अगला प्रश्न क्या भैया? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पे ये गलत है। क्या है? सुमेलित। कौन सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39 समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, ऑप्शन नंबर सी। समान नागरिक संहिता, ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक। बताओ भैया, जाहिर सी बात अनुच्छेद 39 में तो समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता दिया गया, ये तो सही है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। कहाँ पे लागू है भैया? ये गोवा में लागू है। कहाँ पे? गोवा में। और अभी ये चल रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये बहुत जल्द पूरे भारत में लागू होने वाला है मेरे भाई। इस पे देख रहे हैं यूसीसी के लिए, यूसीसी अभी कॉमन में ये चर्चा में है। तो ये यूनिफॉर्म सिटीजन कोड, ये सबके लिए जब कानून समान होंगे सबके लिए सारी चीजें लागू। तो गोवा क्यों इतना आगे है? क्योंकि वहां पे यूसीसी लागू है, ऐसा नहीं है। सारी चीजें यूसीसी में बहुत सारी अच्छाइयां हैं, कभी उस पर एक वीडियो लेकर के आ जाएंगे। ऐसे अनुच्छेद 48 न्यायपालिका कार्यपालिका पृथक, ये गलत है। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक कारण जो कराया गया है ये अनुच्छेद 50 में है। कहाँ है? अनुच्छेद 50 में है। और भैया अनुच्छेद 48 में जो है कृषि एवं पशुपालन है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं, इसका एक नोट्स बना लीजिएगा आप लोग, कृषि एवं पशुपालन।
कोई एग्जाम हो, आप यूपी पुलिस से लेकर यूपी से कोई एग्जाम हो, इतना इसका पोस्टमार्टम कर दूंगा कि आपसे बच के जा ही नहीं सकता यहाँ से प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। तो भैया इसमें आपको क्या, इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, यही क्या है, यही गलत है। चलिए अगला लेते हैं भैया, आते हैं सूची से प्रश्न आता था, किसको भी ले लिए हैं। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है, बताओ भैया किस सूची में सम्मिलित है, संघ सूची में है या राज्य सूची में है या विशेष सूची में है या समवर्ती सूची में है। तो पहले थोड़ा सा सूची के विषय में जान लीजिए। ये संघ सूची है तो पहले इसमें कितने विषय थे, संघ सूची में पहले 97 विषय थे, पहले 97। वर्तमान में अगर पूछा जाए वर्तमान में, तो वर्तमान में कितने हो गए हैं, वर्तमान में 100 करीब हो गए हैं। राज्य सूची की बात करें तो पहले इसमें कितने थे, 66 विषय थे। क्या थे, पहले इसमें 66 विषय थे। और वर्तमान में कितने हैं, अगर वर्तमान की बात करें तो हटा करके वर्तमान में कर दिया गया है 61, ठीक है 61 कर दिया गया है ना। अगर विशेष सूची कोई बात है नहीं तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। फिर समवर्ती सूची की बात करें, समवर्ती सूची मतलब होता है इसमें पहले कितने थे, पहले 47 विषय थे, 47 विषय थे पहले। और वर्तमान में कितने हैं भैया, तो वर्तमान में 52 विषय हैं। बात क्लियर है, वर्तमान में कितने विषय हैं, तो वर्तमान में 52 विषय हैं। ठीक है। अब जैसे अगर आपसे पूछे संघ सूची में, जैसे हम आप कुछ बताएं इसमें, ये संघ सूची के विषय में कौन कौन से आते हैं, जैसे रेल हो गया है ना, क्या रेल हो गया, डाक हो गया है ना, जैसे विदेशी मामले, कौन, विदेशी मामले है ना, विदेशी मामले। फिर अगर आपसे पूछा जाए तो युद्ध एवं शांति, क्या, युद्ध एवं शांति, ये सारे के सारे मामले कहाँ पे आते हैं, यहीं से आते हैं। जैसे देश की रक्षा प्रतिरक्षा के लिए बात होगी तो वहीं से आएगा। फिर अगर राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में जैसे आप देखते हैं पुलिस का क्या, जैसे यहाँ पे सरकार है, जैसे मान लीजिए अभी मुद्दा आप देखिए नागालैंड का है, नागालैंड में शांति और सुरक्षा की बात हो रही है, नागालैंड के अंदर की बात है, लोग कह रहे हैं आर्मी भेज दिया जाए, क्योंकि वहाँ जब वहाँ की शासन फेल होगा, वहाँ जिसे मांगते हैं हमको सीआरपीएफ भेज दिए, हम लोग दे देते हैं, जब वहाँ का शासन फेल होगा तब उस पर आर्मी कर सकती है। उससे जब तक वो सरकार वहाँ की मदद नहीं मांगे तब तक भारत सरकार जो हो सकता है वो कर सकती है, बाकी बहुत ज़्यादा इस पर एक्शन नहीं ले सकती है ना। एक्शन हालांकि लेना शुरू की है, क्योंकि जो राज्य सूची के विषय है उस पर केंद्र का वास्तविक अधिपत्य तो होता ही है, जब चाहे तब उस पर एक्शन ले सकती है। तो आज देखिए इस पे क्या है, शांति व्यवस्था, क्या, शांति और व्यवस्था, शांति और व्यवस्था, बात क्लियर है। फिर उसके बाद आप देखते हैं पुलिस, जो जीआरपी नहीं होती, रेलवे पुलिस जो होती है, पुलिस ये भी किसकी होती है, राज्य की होती है ना। उसके बाद जेल, पुलिस के बाद क्या, जाहिर सी बात है जेल होगा। उसके बाद स्थानीय शासन होगा। कृषि पूछा जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पुलिस में बड़ा इंपॉर्टेंट, कृषि। उसके बाद जन स्वास्थ्य, क्या, जन स्वास्थ्य, बहुत सारी चीजें, ये महत्वपूर्ण हम आपको लिखवा दे रहे हैं। समवर्ती सूची में आते हैं तो भैया समवर्ती सूची में दीवानी और फौजदारी सबसे पहले, क्या, दीवानी और फौजदारी, दीवानी और फौजदारी है ना। विवाह तलाक, क्या, विवाह तलाक नहीं होता, अभी 3 तलाक पे कानून जो बना तो केंद्र वाला लागू होगा है ना। शिक्षा, ये शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। बिजली, जैसे जो बिजली के काम है, बिजली ये भी क्या है, इस पर राज्य और केंद्र दोनों का आधिपत्य है। समाचार पत्र, जैसे अभी नागालैंड मामला है, किसी सरकार ने आ रहा, क्यों, क्योंकि इस पे जब सरकार चाहेगी दबा देगी इनको। उसके बाद अगर वन है ना, ये सारी चीजें, कानून एवं प्रक्रिया, ये सब सारी चीजें इसी में है। तो भैया अगर आपसे पूछे आर्थिक नियोजन किस में है, तो भैया आर्थिक नियोजन जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। किसका विषय है, समवर्ती, ऑप्शन नंबर डी सही है। 12 नंबर लेते हैं। निम्न में कौन एक सुमेलित नहीं है, भैया वन समवर्ती सूची, जन स्वास्थ्य राज्य सूची, शेयर बाजार समवर्ती सूची, डाकघर बचत बैंक संघ सूची। देखो भैया हमने अभी कुछ देर पहले से भी हमने कहा वन क्या है, समवर्ती सूची के विषय, अभी जस्ट पहले हमने बताया। जन स्वास्थ्य राज्य सूची का ये भी सही है, ये भी सही है। अगर बात की जाए डाकघर की, अभी हमने बताया संघ सूची का विषय, मतलब 3 तो ऐसे ही सही हो गए। तो भैया ये समवर्ती सूची का विषय नहीं शेयर बाजार, ये किसका विषय है, ये संघ सूची का विषय है। किसका विषय है, संघ सूची। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलिए अगला लेते हैं।
13 नंबर भैया लिखा क्या गया है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के इस भाग में है। ऑप्शन नंबर ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। तो भैया भाग 1 क्या है, भारत के राज्य एवं क्षेत्र, राज्य एवं राज्य क्षेत्र है ना, राज्य एवं राज्य क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक है। भाग 2 क्या है, तो भैया भाग 2 क्या है, नागरिकता है ना। भाग 2 नागरिकता कहाँ से कहाँ तक, तो भैया 5 से 11 तक। भाग 3 में क्या भैया, तो ये है मूल अधिकार, क्या है, मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो 12 से लेके 35 तक है। बात क्लियर है। उसके बाद भाग 4 पे आते हैं। भाग 4 तो DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ये कहाँ से कहाँ तक हैं, तो अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक हैं। बात क्लियर है। अच्छा मूल अधिकार और इसमें क्या अंतर है, ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय, और ये नहीं, ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है और ये क्या है, ये नहीं है। तो भाग 4 में न्यायालय कोई बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होता है, बस मूल अधिकार का हनन ना हो। मूल अधिकार भाग 3 में आता है, इसमें ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। क्या पूछा गया, नागरिकता, तो भैया इसमें बिना सोचे समझे आप क्या मारिए, इसमें बिना सोचे समझे आप बी मारिए। भाग 2 होता है अनुच्छेद 5 से 11। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या भैया, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है, तो भैया किससे है, प्रशासनिक अधिकरण से है, अखिल भारतीय सेवाओं से है, या आप वित्त आयोग से है, या कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से है। तो भैया पहले जान लीजिए प्रशासनिक अधिकरण का कहाँ पे चर्चा की गई है, तो भैया यहाँ की गई 323A में चर्चा की गई है ना। और आपको पता प्रशासनिक अधिकरण क्या, एक अर्धन्यायिक, क्या है, अर्धन्यायिक निकाय है ना। अर्धन्यायिक निकाय पूछा गया है, प्रशासनिक अधिकरण क्या है, तो ये एक अर्धन्यायिक निकाय है। फिर अगर आपसे पूछे अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित, तो ये अनुच्छेद 312 है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का प्रावधान है। फिर उसके बाद वित्त आयोग पे आते हैं, तो भैया अगर देखा जाए तो 280 में वित्त आयोग की बात की गई है। और राज्य वित्त आयोग किसकी, राज्य वित्त आयोग में क्या है भैया, 243 का झा है, ये राज्य वित्त आयोग है। 280 में वित्त आयोग है। बात क्लियर है। और वर्तमान में 15वां वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है भैया, तो ये हैं NK सिंह है भी, है ना। वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, ये 1951 में हुआ था। बात क्लियर, 1951 से कंटिन्यू फॉर्म में चल रहा है। तो ये तो 3 ऐसे, 1, 2 और ये 3, ये तो ऐसे गलत हो गया। सही क्या है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध भारतीय संविधान के भाग 16 में वर्णित है ना। चलिए अगला लेते हैं। अगला क्या भैया, 15 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। बताओ भैया, अनुच्छेद 21 संविधान संशोधन द्वारा, अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। देखिए अनुच्छेद 21 जो है, 21वां संविधान संशोधन जो है, आपको पता सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। कौन सी, सिंधी भाषा। और सिंधी भाषा कौन सी थी, 15वें नंबर की भाषा थी, 15वें नंबर की भाषा थी, है ना। ये 15वें नंबर भाषा सम्मिलित किया गया था, सिंधी भाषा को। फिर अगर बात करें 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं, मिनी संविधान कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन को पढ़ने लगो तो करीब 4 घंटे 3 घंटे क्लास बनेगी, है ना। 42वें संविधान मौलिक, जैसे अब इसमें बेसिकली क्या किया गया, तो जो आप देख रहे होंगे जो संपत्ति का अधिकार, कौन सा, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का जो अधिकार था मेरे भाई, इसको विधिक अधिकार बना दिया गया। विधिक अधिकार बना दिया गया। 19(1) का जो 6 था उसमें सारी चीजें यही थी, तो इसको हटा दिया गया। तो अभी विधिक अधिकार बन गया। अनुच्छेद जो 31 में था उसको 300 का में जोड़ दिया गया। कहाँ जोड़ा गया, अनुच्छेद 300 क
क में जोड़ दिया गया, क्या बना करके कि भैया आप ये विधिक अधिकार है, अब इस पे बहुत ज्यादा इधर उधर ना करिए आप, है ना। फिर उसके बाद क्या है, अब इसमें जैसे पंथ निरपेक्षता की बात की गई है, तो जितने जैसे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये जो शब्द हैं ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, है ना, जाहिर सी बात जोड़े गए थे। अब देखिए, सॉरी, ये मिनी संविधान संपत्ति का जो अधिकार था, सॉरी माफ करिएगा, 44वां संविधान संशोधन था ना, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा नहीं था, ठीक है। तो 42वां संविधान, अब जैसे और 44वां क्या हुआ था, जो अभी आप देख रहे हैं वर्तमान विधानसभा की, किसकी विधानसभा या किसकी लोकसभा, विधानसभा या लोकसभा, जो इनका कार्यकाल था पहले वो 6 वर्ष का हुआ करता था, कितना 6 वर्ष, इसको घटाकर क्या कर दिया गया, इसको 5 वर्ष कर दिया गया, किसके द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कर दिया गया। बात क्लियर है। चलिए, इसके लिए माफी चाहूंगा, संपत्ति का जो अधिकार है ये 44वें संविधान संशोधन के तहत आया था। 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है, ठीक है, ये बात सही है। 52वां संविधान में आते हैं तो दल बदल पर अंकुश, किस पे, दल बदल पर अंकुश, दल बदल पर अंकुश लगाने के लिए ये कहा गया, है ना। अब जैसे दल बदल पे अंकुश लगाने 52वां संविधान संशोधन ये आया कब था, 1985 में आया था, है ना। अब इसमें देखिए, अगर बात करें इसकी कि आप 52वें संविधान संशोधन, जैसे अभी आप वर्तमान में देख रहे होंगे कि महाराष्ट्र में अभी जो है शिंदे साहब जो आ गए और अपनी एक सरकार बना लिए, है ना। तो अब ये लोग कह रहे थे साहब इसमें तो बहुत गलती है, ये जो है ऐसा नहीं होना चाहिए, दल बदल इसके ऊपर लागू होगा, वो सारी चीजें थी। लेकिन आपको पता है, देखिए जो हमारी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है, कौन सी 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची में प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति जैसे 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य के साथ अलग दल बनना चाह रहा है, किसके साथ, 1/3 मतलब 3 में से 1 अगर उसके साथ है, अलग दल बनना चाहता है, अलग दल, तो उसके ऊपर ये जो दल बदल का कानून है लागू नहीं होगा। बात क्लियर है। तो ये सारी चीजें थी मेरे भाई। तो 52वां संविधान संशोधन दल बदल के लिए था। तो अगर आपसे पूछे पंथ निरपेक्ष तो कहाँ जोड़ा गया, तो ऑप्शन नंबर बी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। बात क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं भैया, 16 नंबर। क्या कहा गया है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो पहला ऑप्शन है मूल अधिकार, दूसरा ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तीसरा ऑप्शन है उद्देशिका, चौथा ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो भैया देखो, अगर बात करें हम, कुछ इस पे कहा भी गया है, जैसे देखिए मूल अधिकार जो है, ये मूल अधिकार इसमें हम बता दें आपको, भाग 3 में है। ये कहाँ पे है, भाग 3 में है। कहाँ से कहाँ तक, तो ये अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है ना। नीति निर्देशक तत्व ये भाग 4 है इनका। तो भाग 4 में कहाँ से कहाँ तक है, ये 36 से लेके और ये 51 तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जाहिर सी बात है अनुच्छेद 32 में है, अनुच्छेद 32 में है। और डॉक्टर अंबेडकर ने, क्या डॉक्टर अंबेडकर ने, समझिएगा इस प्रकार के प्रश्न में कंफ्यूजन है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, इसे संविधान की आत्मा कहा है। तो डॉक्टर अंबेडकर के परिप्रेक्ष्य में संविधान की आत्मा किसको कहा है, इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा। अंबेडकर के परिप्रेक्ष्य में अगर पूछा था कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा है, या डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाता। लेकिन अभी फिलहाल के लिए लोक सेवा आयोग ने भी क्या माना है, उद्देशिका को माना है। क्यों, क्योंकि उसमें कुछ विचारकों के विचार हैं। जैसे हम बताएं आपको, के.एम. मुंशी का नाम आपने सुना होगा, के.एम. मुंशी, जो कि प्रस्ताव जो समिति थी, सॉरी जो प्रारूप समिति थी उसके सदस्य थे। इन्होंने कहा था कि जो उद्देशिका है, क्या जो उद्देशिका है ये क्या है, ये अगर इसमें प्रश्न कई दो दफा प्रश्न पूछा जा चुका है, ये क्या है, राजनीतिक जन्मपत्री है। क्या है, राजनीतिक जन्मपत्री है, राजनीतिक जन्मपत्री है मेरे भाई, है ना। पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है, हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गठबंधन की जन्म कुंडली है ये। सुभाष कश्यप ने कहा कि अगर प्रस्तावना जो है उसके संविधान शरीर है तो प्रस्तावना जो है उसकी आत्मा है, और अगर प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा जो है ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं 17 नंबर।
70 नंबर क्या भैया, निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। मेरे भाई मेरे दोस्त, सबसे पहले जान लीजिए राज्य। तो राज्य का जो, अब जैसे राज्य की परिभाषा पे आप आएंगे तो राज्य की परिभाषा आपको अनुच्छेद 12 में लिखा गया है, राज्य क्या परिभाषा होती है। अनुच्छेद 36 में लिखा गया क्या होती है। तो भैया पहले राज्य के अनिवार्य तत्व, जैसे राज्य के तत्व क्या हैं, जैसे राज्य किससे बनेगा, तो सबसे पहली जो बात है वो है जनसंख्या। पहली बात तो आपके पास क्या होनी चाहिए, जनसंख्या। जनसंख्या नहीं है तो काम खत्म है। पहली बात तो जनसंख्या हो, दूसरा क्या है, निश्चित भूभाग हो। क्या हो भैया, निश्चित भूभाग हो, निश्चित भूभाग हो। उसके बाद क्या हो, आपके पास एक सरकार हो, एक सरकार, और सरकार कैसी हो, संप्रभु हो। क्या हो, संप्रभु हो। मतलब ये नहीं कि ऊपर से आदेश है इसको बदलो तो वो बदल दे, वो फिर कहे कि नहीं नहीं इसको रहने दो तो वो फिर उसको मान ले। तो ये 4 तत्व जो हैं, अगर पूछा जाए कि राज्य के अनिवार्य तत्व कितने हैं तो मेरे भाई 4 हैं। कौन कौन से, पहली बात जनसंख्या हो, दूसरा निश्चित भूभाग हो, तीसरा सरकार हो, और चौथा क्या है, संप्रभुता होनी चाहिए। बात क्लियर है। अब इसमें देख लीजिए आप, तो महत्वपूर्ण तत्व में कौन है, महत्वपूर्ण तत्व मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी क्या है, संप्रभुता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं भैया। अगला प्रश्न क्या है, 18 नंबर। 18, ये बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है और इसको कई दफा कई एग्जाम में पूछा जा चुका है ना। भारत एक गणतंत्र, इसका अर्थ है सभी मामलों में जनता, अंतिम अधिकार जनता के पास है। ऑप्शन नंबर बी, भारत में संसदीय शासन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत, यहाँ पे लिख लीजिए वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, भारत राज्यों का एक संघ है। तो भारत राज्यों का एक संघ है, ये कहाँ लिखा गया है, ये लिखा गया है अनुच्छेद 1 में। ठीक है, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जाहिर सी बात जनता चुन के भेजती है। गणतंत्र का अर्थ है कि जो राज्य का राज्याध्यक्ष होगा, राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष जो होगा वो वंशानुगत उसका शासन नहीं होगा। ये नहीं कि अगर जैसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे कुछ दिन पहले, है ना, वो उनका बेटा बन जाए या उससे पहले जो राष्ट्रपति थे उनका बेटा बन जाए, तो ऐसा संभव नहीं। वंशानुगत नहीं है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, है ना। चलिए 19 नंबर लेते हैं। 19 नंबर क्या भी है, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो भैया ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 126, ऑप्शन सी 226, ऑप्शन डी 249। तो अनुच्छेद 115 में क्या है भैया, अनुच्छेद 115 में अनुपूरक, क्या, अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान, अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान, ये क्या है मेरे भाई, ये अनुच्छेद 115 में दिया गया है। और आपको पता है ये जो अनुच्छेद 15 में अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान है, ये वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले संसद में पेश किया जाता है, संसद में पेश किया जाता है। ठीक है, ये पेश किया जाता है। फिर अगर ये आप देखो चुनावी हथकंडा होता है, ये कि साहब हम इतने रुपया देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये अनुच्छेद 115 के तहत सरकार को ये पावर होती है। 126 के तहत भैया क्या होता है, तो 126 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो है इनकी नियुक्ति होती है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। 226 में क्या भैया, तो हाई कोर्ट के पास मौलिक अधिकार के प्रवर्तन अथवा अन्य उद्देश्य के लिए रिट जारी करना, अन्य उद्देश्य के लिए रिट जारी करना, अन्य उद्देश्य के लिए रिट जारी करना, ये हो गया अनुच्छेद 226। उसके बाद देखिए अन्य उद्देश्य मतलब इसमें अगर आप पूछा जाए ना कभी कि अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट को ज्यादा पावर है या अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट का, बताइएगा अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट, क्योंकि ये मूल अधिकार के अलावा अन्य भी जो उसके अधिकार हैं
अगर उसका खनन हो रहा है तो वो उस पर रिट जारी कर सकती है। अनुच्छेद 249 में क्या भैया, तो राज्य सूची के विषय में, राज्य सूची के विषय में, राज्य सूची के विषय में संसद की विधायी शक्ति, संसद की विधायी शक्ति, तो इसमें पूछा क्या क्या है, संबंधित विधि बनाने का अधिकार जो है अनुच्छेद 249 के तहत ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अंतिम प्रश्न लेते हैं भैया। अंतिम प्रश्न क्या है, अंतिम प्रश्न आपका है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 12, ऑप्शन नंबर डी 14। बताओ भैया। पहली बात अभी हम लोग पढ़े हैं कि जो राज्यसभा में मनोनयन है, क्या मनोनयन है, ये कहाँ से है? ये आयरलैंड से। अभी कुछ देर पहले ही हम लोग पढ़े हैं, ये कहाँ से भैया, ये आयरलैंड से है ना। लेकिन अगर जो निर्वाचन की पूछा जाए, क्या अगर आपसे निर्वाचन पूछा जाए तो निर्वाचन में आप क्या कहेंगे? ये है दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से है? ये दक्षिण अफ्रीका से है। बात क्लियर है? तो भैया ये हो गया निर्वाचन कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। मनोनयन कहाँ से? आयरलैंड से। कला साहित्य विज्ञान, कला साहित्य मनोनयन का क्षेत्र में कला साहित्य विज्ञान, कला साहित्य विज्ञान, इनके क्षेत्र में कला साहित्य विज्ञान है ना, इनके क्षेत्र में जो है इनको अब जैसे एक कला साहित्य विज्ञान, उसके बाद समाज सेवा है ना, ये कर सकता है। जैसे अभी अगर विधान जो राज्यपाल नियुक्ति करता है तो उसमें अलग से एक पावर उसको और मिल जाती है ना, तो वो उसके तहत नियुक्त कर सकते। तो इसमें 4 क्षेत्र दिए गए हैं। इसके तहत कितने सदस्यों की नियुक्ति करता है? 12 सदस्यों की नियुक्ति करता है। बात क्लियर है? 2 सदस्यों की नियुक्ति लोकसभा में करता था, लेकिन अभी उसको समाप्त कर दिया गया है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना है मेरे भाई। आप सभी लोग जुड़े रहे, इसके लिए आपका हृदय से आभार। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा, इससे हमको संबल मिलता है। जय हिंद, जय भारत।